कल्पना करिए कि भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी गायब हो रहा है। पानी सूखने की वजह से पुराने जहाजों का मलबा नजर आने लगा है और मेडिटेरेनियन क्रूज धीरे धीरे निराशाजनक होते जा रहे हैं। लेकिन पहली बार इसके पीछे की वजह जलवायु परिवर्तन नहीं है। हम ये सोच समझ के कर रहे हैं। अगर हम मेडिटेरेनियन में अटलांटिक महासागर से आने वाले पानी का मुख्य स्रोत रोकते हैं तो हम यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला एक नया रेगिस्तान बना रहे होंगे। ये नया बड़ा महाद्वीप न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बना देगा, बल्कि इससे वो नवीकरण योग्य ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी भी मिलेगी जिसकी हमें सख्त जरूरत है। लेकिन पानी के इतने बड़े ठिकाने को सुखा देने का पर्यावरण पर क्या असर होगा? हम इस जमीन का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? और जब पिछली बार ऐसा कुछ करने की कोशिश हुई थी तब क्या हुआ था? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या होगा अगर हम मेडिटेरेनियन को खाली कर दें। अगर यह सारा आइडिया कहीं सुना हुआ लगता है तो ऐसा इसलिए कि 1920 के दशक में एक जर्मन आर्किटेक्ट हरमन सोरगल ने यह सुझाव दिया था। हालांकि सोरगल का आइडिया बड़ा दिलचस्प था, पर यह काम कभी शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो दुनिया में इतनी कंक्रीट ही नहीं थी कि एक ऐसा बांध यानी डैम बनाया जा सके जिससे मेडिटेरेनियन को रोक सकें। और इसके ऊपर से पहला विश्व युद्ध हारने की वजह से जर्मनी की हालत खराब थी। लेकिन वक्त बदल चुका है और अब हमें नवीकरण योग्य ऊर्जा की सख्त जरूरत है। तो क्यों ना इस आइडिया को एक और मौका दिया जाए? इसमें क्या गलत हो सकता है? पूरे मेडिटेरेनियन सागर को खाली करना कोई छोटा काम नहीं होने वाला। यह करीब 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी औसत गहराई 1500 मीटर है। हम इतने सारे पानी को वैसे नहीं खाली करेंगे जैसे आप किसी बाथटब को खाली करते हैं, बल्कि हमें अटलांटिक महासागर से इस तक आने वाले पानी को रोकने पर ध्यान देना होगा। मेडिटेरेनियन का पानी इवेपोरेटिव है, यानी यहां नदियों से जितना पानी बहकर आता है उससे ज्यादा भाप बनकर उड़ जाता है। जिस पानी की मेडिटेरेनियन सागर को जरूरत होती है वो मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के रास्ते आता है। यानी अगर हम ये बहाव रोक सकें तो थियरी के मुताबिक हम वक्त के साथ इस समुद्र को सुखा सकते हैं। अटलांटिक महासागर से आने वाले पानी को रोका जाए तो हर साल मेडिटेरेनियन सागर में 1.65 मीटर की गिरावट आएगी। लेकिन हमें इस समुद्र को पूरी तरह से सुखाना नहीं है, बल्कि हम समुद्र को अलग अलग जल स्तरों में बांट देंगे, जिसमें से बीच का हिस्सा पूरी तरह से सूखी हुई जमीन बन जाएगा। इससे हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर एक ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध बना सकेंगे जिससे यूरोप और अफ्रीका की नवीकरण योग्य ऊर्जा की जरूरतें पूरी होंगी। नवीकरण योग्य ऊर्जा का ख्याल तो बहुत अच्छा है, पर क्या उसके लिए ये सब करना सही कीमत होगी? हमारे पास यूरोप और अफ्रीका के बीच विकास करने के लिए नई जमीन जरूर होगी, पर ज्यादातर लोग इस जमीन पर रहना नहीं चाहेंगे। यह एक बेहद गर्म रेगिस्तान बन सकता है, शायद धरती का सबसे गर्म रेगिस्तान, क्योंकि यह समुद्री स्तर से बहुत नीचे होगा। इसके सबसे गहरे हिस्सों में, जहां घाटियां समुद्र स्तर से 5000 मीटर नीचे होंगी, तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसे समझाने के लिए हम बता दें कि धरती पर अब तक में रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा तापमान 54 डिग्री सेल्सियस है। और क्योंकि मेडिटेरेनियन सागर का पानी इतना नमकीन है, यहां बनी जमीन नमक से भरी होगी और खेती के काम नहीं आ सकेगी। जल्द ही आसपास की जमीन भी रेगिस्तान बन जाएगी। दक्षिणी यूरोप और तुर्की सूखने लगेंगे और नतीजतन बारिश कम होने लगेगी, जिससे यूरोप में होने वाली खेती पर बड़ा असर पड़ेगा। जो भी जानवर मेडिटेरेनियन के पास रह रहे होंगे, उन्हें जिंदा रहने और तट से दूर जाने के बीच फैसला करना होगा, क्योंकि बचा हुआ पानी बेहद नमकीन और बहुत कम गहरा होगा। और इसका बुरा असर केवल हमारे नए महाद्वीप तक ही सीमित नहीं रहेगा। खाली किए गए समुद्र का सारा पानी दुनिया भर के सागरों में बंट जाएगा, जिससे समुद्र स्तर में 10 मीटर की बढ़त आएगी। न्यू ऑरलीन्स, सैक्रामेंटो, एम्स्टरडैम,
कोपेनहेगन और शंघाई जैसे शहर पूरी तरह से पानी के नीचे होंगे। तो अगर आप इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहते, मेडिटेरेनियन को उसके हाल पर छोड़ देने में ही भलाई है। अगर हमें वाकई महाद्वीपों को जोड़ने का कोई तरीका चाहिए तो कोई